दोस्तों इमेजिन करो कि आप एक एरोप्लेन को देख रहे हो। वो एरोप्लेन 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि उस एरोप्लेन की स्पीड कितनी होगी तो आप कहोगे कि भाई कॉमेडी कर रहा है क्या? अरे यार अभी तो तुमने बताया ना 600 किलोमीटर पर आवर की। बट द क्वेश्चन इज कि क्या हर इंसान के लिए एरोप्लेन की स्पीड इतनी ही है? वेल, अगर आप एरोप्लेन के अंदर बैठे हो तो ये आपके लिए स्टेशनरी होगा, राइट? वेल, ये सेम थियरी हमारे यूनिवर्स पर भी अप्लाई हो रही है। अब स्क्रीन पर दिख रहे अंतरिक्ष टीवी के सब्सक्राइब बटन के रेस्पेक्ट में आप बिल्कुल स्टेशनरी हो, पर आप जिस प्लैनेट पर रहते हो वो स्टेशनरी नहीं है। हमारी पृथ्वी लगातार सूरज को ऑर्बिट कर रही है और उसकी स्पीड लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड की है। अब ये जो हमारा सूरज है ये भी हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में कोई बेरोजगारी में नहीं बैठा है, बल्कि ये भी मिल्की वे के सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल को 230 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऑर्बिट करने में लगा हुआ है। अब ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी इस यूनिवर्स के एक पॉइंट की तरफ 627 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है और ये पॉइंट है द ग्रेट अट्रैक्टर। अब दोस्तों ये एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जो सालों से वैज्ञानिकों को कंफ्यूज करते आ रही है। तो आखिर ये ग्रेट अट्रैक्टर क्या है? क्या ये यूनिवर्स का एक्सपेंशन का कारण मानी जाने वाली डार्क एनर्जी को बीट कर सकता है? और द ग्रेट अट्रैक्टर की ओर खींची चली जा रही हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का फ्यूचर क्या होने वाला है? वेल, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को डिकोड करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि द ग्रेट अट्रैक्टर डार्क एनर्जी को भी मात दे देगा। दोस्तों हमारे इस यूनिवर्स में दो फोर्सेस के बीच में लगातार जंग चल रही है। अब इनमें से पहली फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरी है डार्क एनर्जी। एक तरफ जहां ग्रेविटी क्लोज मौजूद ऑब्जेक्ट्स को डोमिनेट करती है, तो अगर ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है तो डार्क एनर्जी इस दूरी को और भी बढ़ाने का काम करती है। पृथ्वी और सोलर सिस्टम के बाकी ऑब्जेक्ट्स सूरज की ग्रेविटी के कंट्रोल में है और सूरज जैसे करोड़ों अरबों तारे मिल्की वे के सुपर मैसिव ब्लैक होल की ग्रेविटी के जाल में फंसे हुए हैं। अब मिल्की वे जैसी 10 लाख से भी ज्यादा गैलेक्सीज मिलकर वर्गो सुपर क्लस्टर का फॉर्मेशन करती है और उसके सारे ऑब्जेक्ट्स भी सिर्फ और सिर्फ इसमें मौजूद मैसिव ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी पर ही टिके हुए हैं। पर यार पृथ्वी जैसे छोटे से गोले पर रहने वाले इंसानों को लाखों करोड़ों गैलेक्सीज के बारे में पता ही कैसे चला? अब दोस्तों क्योंकि हम इंसान क्यूरियस तो हमेशा से ही रहे हैं और हमारे एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स ने लगातार अपनी नजरें आसमान की ओर गड़ा के रखी है। 18th सेंचुरी के फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर चार्ल्स मेसियर वो पहले इंसान थे जिन्होंने अपने कैटलॉग्स में गैलेक्सीज को इंक्लूड किया था, पर उस समय तक उन्हें यह पता ही नहीं था कि जिन ऑब्जेक्ट्स को वो अपने कैटलॉग में इंक्लूड कर रहे हैं वो असलियत में गैलेक्सीज है। साल 1923 में सर एडविन हबल ने हमें पहली बार बताया कि मिल्की वे के बाहर भी यूनिवर्स होता है और उस यूनिवर्स में काउंटलेस गैलेक्सीज मौजूद है। हमारे प्राचीन लेखों में पृथ्वी, सूरज और सोलर सिस्टम की मूवमेंट के बारे में तो बताया गया है, पर हम ये नहीं जानते थे कि मिल्की वे भी मूवमेंट कर रही है। अब इसी जानते रहने की कड़ी में साल 1970s में वैज्ञानिकों को पता चलता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन की ओर मूव कर रही है। अब एक दशक तक चली इस स्टडी में यह सामने आया कि भाई हमें जितना दिख रहा है ना, कहानी उससे ज्यादा उलझी हुई है। सिर्फ मिल्की वे ही नहीं बल्कि 400 से भी ज्यादा गैलेक्सीज एक ही डायरेक्शन में एक ही अननोन पॉइंट की ओर भागी चली जा रही है और इस अननोन पॉइंट को ही द ग्रेट अट्रैक्टर नाम दिया गया है। अब यार 400 से भी ज्यादा गैलेक्सीज को अपनी ओर खींचने वाला वो ऑब्जेक्ट भी बहुत ही ज्यादा मैसिव होना चाहिए, राइट? क्योंकि फिजिक्स की हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस कर रहा है तो उसका मास दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होना चाहिए। सूरज हमारे सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स को अपने इन्फ्लुएंस में रख पाता है क्योंकि इसका मास सोलर सिस्टम के टोटल मास का 99.86% है और बाकी सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स मिलकर सिर्फ 0.14% मास को ही ऑक्यूपाई करते हैं। CMB यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की स्टडी से वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स में द ग्रेट अट्रैक्टर की लोकेशन को ट्रेस कर लिया। ये हमारी पृथ्वी से करीब 25 करोड़ लाइट ईयर्स दूर सदर्न ट्रायंगल और नॉर्मा कॉन्स्टेलेशन की डायरेक्शन में मौजूद है, पर यार हम इसे देख नहीं सकते थे। अब यहाँ रीजन ये था कि द ग्रेट अट्रैक्टर और हमारी नजरों के बीच कोई रुकावट पैदा कर रहा है और वो रुकावट कोई अनजान नहीं बल्कि हमारी खुद की मिल्की वे गैलेक्सी ही
ही है। मिल्की वे के स्टार्स और डस्ट क्लाउड्स मिलकर एक ऐसे रीजन का फॉर्मेशन करते हैं जो हमारे लिए द ग्रेट अट्रैक्टर को इनविजिबल कर देता है, और इस इनविजिबल रीजन को जोन ऑफ अवॉइडेंस कहा गया है। अब इस पॉइंट पर वैज्ञानिकों के पास दो ऑप्शंस थे, या तो तब तक इंतजार करो जब तक हमारा सन घूमकर मिल्की वे के दूसरी साइड पर ना पहुंच जाए, मतलब कम से कम 10 करोड़ सालों का इंतजार, या फिर दूसरा ऑप्शन था द ग्रेट अट्रैक्टर को देखने का कोई और तरीका खोजना। अब दोस्तों ऑब्वियसली वैज्ञानिकों ने दूसरा ऑप्शन चुना और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। अब विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जोन ऑफ अवॉइडेंस को पार करने में नाकाम थी, तो साइंटिस्ट ने इसके लिए एक्स-रेज की हेल्प ली। साल 1990 में यूएसए, ब्रिटेन और जर्मनी ने मिलकर रोसेट एक्स-रे सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया। अब इस सैटेलाइट की मदद से हमने नॉर्मा क्लस्टर की खोज की, जिसे द ग्रेट अट्रैक्टर का सेंटर माना गया। अब इसका मास हमारे सूरज से 10⁻15 टाइम्स ज्यादा था, और ये द ग्रेट अट्रैक्टर की मिस्ट्री को डीकोड करता नजर आ रहा था। पर यार रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो सका, क्योंकि 10⁻15 सुनने में आपको बहुत ज्यादा बड़ा नंबर लग रहा होगा, पर असल में हमारे ग्रेट अट्रैक्टर का मास इससे भी करीब 1000 गुना ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यार ऑब्वियसली 200 से भी ज्यादा गैलेक्सीज को अपनी ओर खींचने के लिए इतना मास इनफ नहीं है। तो क्या वहां पर और भी कोई गैलेक्सी क्लस्टर्स मौजूद है जो कलेक्टिवली ग्रेट अट्रैक्टर का फॉर्मेशन कर रहा है? वेल, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने सीजा यानी कि क्लस्टर्स इन द जोन ऑफ अवॉइडेंस नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। पर यार आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई भी ऐसा क्लस्टर वहां पर मिला ही नहीं जो द ग्रेट अट्रैक्टर की मिस्ट्री को सॉल्व कर दे। उल्टा वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा पता चला जिसने इस मिस्ट्री को और भी ज्यादा उलझा कर रख दिया। पृथ्वी से 65 करोड़ लाइट ईयर्स दूर सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में शेपली क्लस्टर नाम का एक मैसिव गैलेक्सी सुपर क्लस्टर है, जिसका मास ग्रेट अट्रैक्टर से भी 10 गुना ज्यादा है। अब यहाँ पता चला कि ये शेपली क्लस्टर खुद द ग्रेट अट्रैक्टर को ही अपनी ओर खींच रहा है। और भाई हम और हमारी साथी 400 गैलेक्सीज तो ऑलरेडी द ग्रेट अट्रैक्टर की ओर जा ही रहे हैं। मतलब यहाँ द ग्रेट अट्रैक्टर, हम और हमारी 400 गैलेक्सीज सब मिलकर शेपली सुपर क्लस्टर की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अभी तो रुको, साल 2016 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी से 87 करोड़ लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक और सुपर क्लस्टर, जिसे हम वेला सुपर क्लस्टर के नाम से जानते हैं, वो भी मिल्की वे को अपनी ओर खींच रहा है। मतलब द ग्रेट अट्रैक्टर, शेपली सुपर क्लस्टर और वेला सुपर क्लस्टर, ये तीनों ही हमारे पीछे लगे हुए हैं। अब इसमें शेपली सुपर क्लस्टर का रोल 60% है, ग्रेट अट्रैक्टर 32% और वेला सुपर क्लस्टर 8% हमारी और लोकल ग्रुप के दूसरे ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं उस सवाल की जो आपके दिमाग में लगातार घूम रहा होगा। अगर हम द ग्रेट अट्रैक्टर की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं तो क्या एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी इससे टक्कर हो जाएगी और ये हमें खत्म कर देगा? या फिर क्या कभी द ग्रेट अट्रैक्टर और शेपली सुपर क्लस्टर की टक्कर संभव है? वेल, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। अब हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी तेजी से द ग्रेट अट्रैक्टर की ओर बढ़ रही है, पर एक सच ये भी है कि यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड कर रहा है और यूनिवर्स के एक्सपेंशन की रेट भी इंक्रीज होती जा रही है। अब फिलहाल तक हम जितना जानते हैं उसके अनुसार यूनिवर्स की इस रैपिड एक्सपेंशन के पीछे डार्क एनर्जी का हाथ है। नाउ नो मैटर हम ग्रेट अट्रैक्टर की ओर कितनी भी तेजी से क्यों ना बढ़ रहे हो, पर यूनिवर्स का एक्सपेंशन इससे फास्ट ही होता जा रहा है। यानी कि हम जितनी तेजी से ग्रेट अट्रैक्टर की ओर बढ़ रहे हैं, ग्रेट अट्रैक्टर उससे भी ज्यादा तेजी से हमसे दूर जाता जा रहा है। और शेपली सुपर क्लस्टर के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है। सो इन शॉर्ट, जब बात ग्रेट अट्रैक्टर और डार्क एनर्जी के बीच टक्कर की आती है तो डार्क एनर्जी हमेशा विनर साबित होता है। पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जीत सिर्फ लॉन्गर डिस्टेंसेस पर होने वाली है। यूनिवर्स का करीब 70% कंपोज करने वाली डार्क एनर्जी क्लोजर डिस्टेंसेस पर फेल हो जाती है। ये दो गैलेक्सी क्लस्टर्स की टक्कर को रोक सकती है, पर दो गैलेक्सीज की टक्कर को नहीं रोक सकती। अब दोस्तों, आप मेरे इस इशारे को अच्छे से समझ ही चुके होंगे। आज से करीब 450 करोड़ साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में टकराने वाली है, ये तो आप जानते ही होंगे। अब यूं तो एंड्रोमेडा हमसे 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है, पर ये गैलेक्सी भी हमारे ही गैलेक्सी क्लस्टर में आती है और डार्क एनर्जी चाहकर
भी इसे नहीं रोक सकेगी। अब एंड्रोमेडा से टक्कर के बाद हम इंसानों का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर एक बात तो क्लियर है कि द ग्रेट अट्रैक्टर से हमें और हमारे फ्यूचर को घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि यूनिवर्स के सेंटर में क्या है, या फिर यूनिवर्स का सेंटर कहां पर मौजूद है? वेल, अगर सोचा है और इसका जवाब जानना चाहते हो तो मैं इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए पहले ही ला चुका हूं, उसे जाकर जरूर देखना, लिंक ऊपर आई के बटन पर मिल जाएगा। अब वीडियो के आखिर में मैं आपका ध्यान एक और फैक्ट की ओर अट्रैक्ट करना चाहूंगा, और वो है यूनिवर्स और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बीच का फर्क। दोस्तों, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स का वो हिस्सा है जिसे हम इंसान ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन इसकी बाउंड्रीज के बाहर ये यूनिवर्स कहां तक फैला हुआ है इसका हमें कोई भी अंदाजा नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बाउंड्रीज के बाहर कोई मैसिव ऑब्जेक्ट मौजूद हो और सारे ऑब्जेक्ट उसकी तरफ ही मूव कर रहे हो? अब आप इसके बारे में क्या सोचते हो, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों, जाने से पहले मेरे इस सवाल का जवाब देते हुए जाना, मुझे ये बताओ कि शेपली सुपर क्लस्टर को डिस्कवर करने वाले एस्ट्रोनॉमर हार्लो शेपली साल 1920 में हुई ग्रेट डिबेट का हिस्सा रहे थे, जो हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन के हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट इवेंट था। तो कमेंट करके बताओ कि शेपली ने इस दौरान कौन से महान एस्ट्रोनॉमर्स से डिबेट की थी। अब अगर आप अंतरिक्ष टीवी के रेगुलर व्यूअर हो और आपने हमारे पिछले वीडियोस को देखा है तो आपको इसका जवाब पता होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी सब्सक्राइब करो और जाके पिछले वीडियोस देखो। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।